वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं अराउंड 20 एमसीक्यू लेके आया हूँ और आज के जो एमसीक्यू है वो है इकोनॉमिक्स पे। जो इकोनॉमिक्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, इस पे मैं अराउंड 1000 एमसीक्यू आपके लिए यहाँ पे लाऊंगा। इन एमसीक्यू में हम पहले एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जितने भी उसके ऑप्शंस होंगे 4, 3, 5 जितने भी ऑप्शंस होंगे उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अराउंड 300 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम उठाएंगे और उसमें भी मैं 500+ एमसीक्यू की सीरीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पे आज जो वीडियो है इसमें अराउंड 20 एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे विद डिटेल्ड ऑप्शन डिस्कशन। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें मैं जो करंट अफेयर्स होंगे इकोनॉमिक्स के वो भी मैं लिंक करने की कोशिश करूँगा। और आज जो इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहला आज का टॉपिक है जिस पे मैं 20 एमसीक्यू लेके आया हूँ वो है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। तो आज हम मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी पे एमसीक्यू करेंगे। इसी तरह से हर दिन अलग अलग टॉपिक पे मैं 20, 30, 40 एमसीक्यू लेके आऊँगा और 1000+ एमसीक्यू की सीरीज़ आपको मिल जाएगी एग्ज़ाम से पहले। और देखते हैं, चलते हैं आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। क्या है आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द CRR, यानी जो कैश रिजर्व रेशियो है उसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ CRR के बारे में, फिर आप इजीली ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। देखो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। कैश आप सबसे पहले इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कैश वर्ड है इसको आप कभी नहीं भूलोगे। जब भी आपको CRR आया तो आप सबसे पहले कैश को नज़र करोगे। कैश देखिए ये होता है कुछ परसेंटेज, ठीक है, ये कुछ परसेंटेज होता है अमाउंट का, कुछ परसेंटेज जो बैंक को हमेशा किसके पास रखना पड़ता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। सपोज एक कमर्शियल बैंक है ए बैंक, इसको ये जो कुछ परसेंटेज है अपने अमाउंट का वो रखना होता है कहाँ पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। और उसी वो जो अमाउंट उसके पास रखता है वो रखता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो उसी परसेंटेज ऑफ अमाउंट को बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो। और याद रखना ये जो CRR होता है ये कमर्शियल बैंक किसके पास रखता है, RBI के पास रखता है, एंड इन द फॉर्म ऑफ कैश। सिक्योरिटीज़ में नहीं रख सकता है और किसी फॉर्म में नहीं रख सकता है, गोल्ड में, ये रखना है RBI के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश। ये एक परसेंटेज डिसाइड की जाती है कि कितना परसेंट रखा जाएगा, वो मैं आपको आगे बोलूँगा कि कितना परसेंट आज प्रेजेंट में चल रहा है। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि CRR जो होता है ये कमर्शियल बैंक को किसके पास मेंटेन रखना पड़ता है, RBI के पास, और इन द फॉर्म ऑफ कैश। यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब देखिए CRR में यहाँ पे हम ऑप्शंस पे आते हैं। इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग लिक्विडिटी इन मार्केट, क्या ये हेल्प करता है लिक्विडिटी को मार्केट में रेगुलेट करने के लिए। बैंक्स आर नॉट अलाउड टू यूज़ द मनी रिजर्व्ड एज CRR, क्या ये जो बैंक्स है उनको अलाउड नहीं किया जाता है CRR के पैसे यूज़ करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास RBI डिक्रीजेज CRR टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन मार्केट। चौथा है मोर देन वन ऑफ द अबो, यानी इनमें से एक से ज़्यादा आंसर राइट है। अब देखिए मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। पहले इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, यानी मोर देन वन ऑफ द अबो, क्योंकि ये जो तीनों स्टेटमेंट्स है ना ये करेक्ट है रिगार्डिंग CRR। क्यों करेक्ट, देखिए सबसे पहले CRR होता है एक टूल RBI के पास। देखिए अब अगर मार्केट में पैसे ज़्यादा हो गए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, जो कैश रिजर्व रेशियो होगा वो ज़्यादा कर लेगा। जब CRR रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ज़्यादा कर लेगा, मार्केट में ज़्यादा पैसा होगा तो वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, देखिए अब अगर CRR RBI ने ज़्यादा कर लिया तो जो कमर्शियल बैंक्स होंगे उनके पास पैसा कम रहेगा, क्योंकि वो ज़्यादा पोर्शन कहाँ पे जमा कर देंगे, RBI में। जब कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जो कमर्शियल बैंक्स है वो कम लोन दे पाएंगे। जब वो कम आगे लोन दे पाएंगे तो जाहिर सी बात है मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। इसीलिए CRR इंक्रीज़ करने से पैसा मार्केट में कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर कभी मार्केट में पैसा ज़्यादा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ज़्यादा, तो कम करने से वो मनी क्या होगी, RBI के पास आ जाएगी। इसी तरह से कभी कभी क्या होता है मार्केट में मनी की सप्लाई कम हो जाती है, तब क्या होता है RBI CRR को डिक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से बैंकों के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है और बैंक्स आगे लोन देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में पैसे आ जाते हैं। और दूसरी बात, ये हेल्प करते हैं किसको, लिक्विडिटी को। लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी होता है एक बैंक की कितनी एबिलिटी
है कि जो फाइनेंशियल उसकी ऑब्लिगेशंस है उसको पूरा करना, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जितने ज़्यादा पैसे होंगे बैंक के पास उतना ज़्यादा वो उसके पास समझो क्या होगा, लिक्विडिटी होगी। तो जाहिर सी बात है ये हेल्प करता है रेगुलेट करने में सीआरआर, तो पहली बात राइट हो गई। दूसरी क्या है, बैंक्स आर नॉट अलाउड टू यूज़ द मनी रिजर्व्ड एज सीआरआर। जो सीआरआर आरबीआई के पास होती है तो कमर्शियल बैंक्स को वो यूज़ करने की इजाज़त नहीं होती है, ये राइट बोला है क्योंकि मैंने आपको पहले ये चीज़ डिस्कस कर दी। आरबीआई डिक्रीजेज सीआरआर टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन मार्केट, बोलता है मनी मार्केट को मनी को मार्केट में सप्लाई बढ़ाना होगा। अगर मनी सप्लाई बढ़ानी होगी मार्केट में तो क्या आरबीआई सीआरआर को कम करेगा? बिल्कुल, क्योंकि अगर सीआरआर को कम करेगा तो बैंकों के पास ज़्यादा पैसा जाएगा, बैंकों के पास ज़्यादा पैसा जाएगा तो वो लोगों को देंगे, तो लोगों को जब देंगे तो जो मार्केट में मनी सप्लाई होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसीलिए पहले क्वेश्चन के पहला भी राइट हो जाएगा, दूसरा भी राइट हो जाएगा और तीसरा भी राइट हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द अबव आर राइट। लेकिन यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव की जगह दिया हुआ है मोर देन वन ऑफ द अबव, तो यही हो जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको पहला वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज द पॉलिसी बाय कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? Inflation targeting is the policy by RBI that revolves around adjusting monetary policy to achieve a specified annual rate of inflation। बोलता है कि जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक पॉलिसी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो रिवॉल्व करती है मॉनेटरी पॉलिसी के अराउंड, यानी कि इन्फ्लेशन कितना रहेगा ये कौन डिसाइड करता है? जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग पॉलिसी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो ये बिल्कुल हो जाएगा राइट। क्यों राइट हो जाएगा? देखिए जो आरबीआई होता है उनका एक टारगेट होता है कि जो इन्फ्लेशन है उसको 4% प्लस या माइनस रखा जाए, यानी 4% प्लस माइनस का मतलब क्या है कि मैक्सिमम 6% हमें रखना है इन्फ्लेशन और मिनिमम 2% रखना है इन्फ्लेशन, इसके बीच में हमें इन्फ्लेशन रखना है। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये राइट हो जाएगा। दूसरा क्या है, द मॉनेटरी पॉलिसी एस्टिमेट्स टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ये जो टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग आता है, टैक्सेशन मतलब एक किस्म का रेवेन्यू और जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होता है ये हो गया एक्सपेंडिचर। ये जो टैक्सेशन या रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट स्पेंडिंग होता है ना, ये मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं आते हैं, ये आते हैं फिस्कल पॉलिसी में। और फिस्कल पॉलिसी को कंट्रोल करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। ये जो टैक्सेशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग है ये मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं बल्कि ये किस में आते हैं? ये आते हैं फिस्कल पॉलिसी में। तो जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है ये हो जाएगी रॉन्ग, पहली वाली राइट होगी, दूसरी वाली रॉन्ग हो जाएगी। तीसरी की अगर हम बात करें, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज द शेयर ऑफ एनडीटीएल दैट बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन सेफ एंड लिक्विड एसेट्स। देखिए यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया सीआरआर क्या होता है। इसी तरह से एक और टूल होता है आरबीआई के पास जिससे वो लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है, जिससे वो मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, वो होता है एसएलआर। एसएलआर का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब देखिए ये क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बोला था सीआरआर जो होता है ये रखा जाता है कमर्शियल बैंक्स के द्वारा किसके पास? आरबीआई के पास, और ये सीआरआर हमेशा रखा जाता है कैश में। लेकिन एसएलआर जो होता है ना ये कमर्शियल बैंक्स अपने ही पास रखती है और वो अपने पास कैश में भी रख सकते हैं या किसी भी लिक्विड एसेट में ये रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कैश में ही रखे। और ये किसका कुछ पोर्शन रखा जाता है, वो कुछ पोर्शन कितना, ये फ्रॉम टाइम टू टाइम ये परसेंटेज चेंज होती है, ये कितने पोर्शन, कुछ पोर्शन रखा जाता है बैंक के पास और वो किसका पोर्शन रखा जाता है? एनडीटीएल का पोर्शन बैंकों के पास रखा जाता है। एनडीटीएल का मतलब क्या है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़, क्योंकि जितनी भी हमारे पास डिपॉजिट्स होते हैं बैंक में या तो वो होते हैं डिमांड डिपॉजिट्स या होते हैं टाइम डिपॉजिट्स, तो उनको मिला के जितने डिपॉजिट बैंक के पास होते हैं उनका कुछ परसेंटेज जो फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंज होता है वो परसेंटेज रखती है इन द फॉर्म ऑफ एसएलआर, हर एक कमर्शियल बैंक मेंटेन करता है। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो राइट हो गया, तीसरा वाला स्टेटमेंट भी राइट हो गया, दूसरा वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 कहाँ पे? ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग और ये हो गया यहाँ पे राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन लगाइए, फॉर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विजिट टू माई यूट्यूब चैनल स्टाम स्टडी सेंटर। तो जाहिर सी बात है अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू ए लिक्विडिटी क्रंच इन द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। मैंने अभी आपको बोला लिक्विडिटी क्या होता है, एक बैंक की एबिलिटी की वो जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती है जो उसको पे करनी होती है उसकी कितनी एबिलिटी है। जितनी अच्छी एबिलिटी जितनी अच्छी एबिलिटी होगी हम बोलेंगे कि एक उस पर्टिकुलर बैंक की जो लिक्विडिटी है वो अच्छी है। जितनी उसकी एबिलिटी कम होगी वो हो गया हमारे पास लिक्विडिटी, हम बोलेंगे उसकी लिक्विडिटी अच्छी नहीं है। जब ये लिक्विडिटी कम हो जाती है यानी जो एबिलिटी टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ ए बैंक जब कम हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी क्रंच बोलते हैं। यानी वो अपने जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती है, जो उसकी लाइबिलिटीज़ होती है, जब वो पूरा नहीं कर पाता है इन एक बैंकिंग सिस्टम तो उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी क्रंच। तो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू लिक्विडिटी क्रंच इन द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। वो इनमें से किससे हो सकती है लिक्विडिटी क्रंच बैंकिंग सिस्टम में इंडिया में। बाइंग ऑफ डॉलर्स बाय आरबीआई फ्रॉम द बैंक्स, increase in currency in circulation with public, decrease in rate of CRR, increase in deposit credit ratios of bank। तो बोलता है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसकी वजह से लिक्विडिटी क्रंच हो सकती है बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया में। देखिए ये हो सकता है आपका जब इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। और इन्फ्लेशन कब होगा, जब जो पैसा होगा हमारे पास वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जब पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। जब इन्फ्लेशन हो जाएगा लेकिन हमारे पास सप्लाई क्या होगी कमोडिटीज़ की या जो बाकी प्रोडक्शन होगी वो तो उतनी ही होगी, वो बढ़ेगी नहीं, जिसकी वजह से क्या है फाइनेंशियल मार्केट में एक किस्म का क्रंच आ जाता है उसी को हम बोलते हैं लिक्विडिटी क्रंच। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज़ इन करेंसी इन सर्कुलेशन विद पब्लिक। यानी जब भी पब्लिक के पास ज़रूरत से ज़्यादा करेंसी की सर्कुलेशन हो जाए या करेंसी पब्लिक के पास आ जाए तब क्या हो जाता है, लिक्विडिटी क्रंच हो जाता है। क्योंकि हम डिमांड बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज या किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन कम होती है, सप्लाई कम होती है, जिसकी वजह से सप्लाई एंड डिमांड जो इनविजिबल फोर्सेस होते हैं मार्केट में वो मीट नहीं कर पाती हैं, उनका कोई इक्विलिब्रियम नहीं रहता है, जिसकी वजह से जो बैंकिंग सिस्टम है वो क्रंच कर जाता है। उसी को हम बोलते हैं लिक्विडिटी क्रंच। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन, द डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन वाज सेटअप इन इंडिया इन। जो डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन होती है वो सेटअप कब हुई थी। सबसे पहले डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखिए अब अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होगी, ठीक है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो गया कोई ऐसी फर्म, कोई ऐसा सेक्टर जो गवर्नमेंट के अंडर होगा। सपोज़ एक कंपनी है या कोई फर्म है, वो कौन ओन कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अगर 60% जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, 40% जो शेयर है वो किसी प्राइवेट सेक्टर के पास है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये जो है पर्टिकुलर कंपनी ये गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। क्योंकि 50% से ज़्यादा जो शेयर है, जो ओनरशिप है वो किसके पास है, वो है गवर्नमेंट के पास। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि वो अपना ये जो 60% होगा ना शेयर, ये सेल कर देगा और नई परसेंटेज बनाएगा। यानी उसने बेच दिया किसको, प्राइवेट सेक्टर को। सपोज़ उसने प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया और अब प्राइवेट सेक्टर का जो ओनरशिप होगी वो 70% होगी और 30% रही किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर को अपनी जो कंपनी थी, अपनी जो फर्म थी, उसका कुछ पार्ट बेच दिया। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। ये जो डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन थी बोला जाता है, ये कब बोला गया है, ये कब सेटअप हुई थी, ये हुई थी 1996 में। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी उनको देखने के लिए, उनको किस तरह मैनेज करना है, किसको डिसइन्वेस्टमेंट कर देना है कौन सी कंपनी में, तो ये सब चीज़ें डिसाइड करने के लिए 1996 में एक कमीशन सेटअप की थी जिसको बोला जाता था डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ है उसके अंडर रखी गई थी। लेकिन इस डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन को हेड कौन कर रहा था, वो कर रहे थे श्री जीवी रामकृष्ण। श्री जीवी रामकृष्ण के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने एक डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन बनाई 1996 में। और इसमें कितने मेंबर्स थे, एक तो चेयरमैन थे और इसके साथ 4 मेंबर्स थे, यानी 5 मेंबर बॉडी थी ओवरऑल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़। आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो रही है। अगर हो रही है तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट इज़, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। मैंने अभी आपको बोला दो टूल्स होते हैं गवर्नमेंट और आरबीआई के पास। जब भी मार्केट में पैसा ज़्यादा आ जाएगा, कम आ जाएगा, प्राइस को स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट या आरबीआई के पास, किसी भी कंट्री के पास दो टूल्स होते हैं मेजरली। एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी और एक होता है फिस्कल पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें आते हैं बैंकिंग सिस्टम वगैरह, बैंक्स को किस तरह से पैसा कम और ज़्यादा देंगे जिससे प्राइस स्टेबल हो जाए। और दूसरा होता है फिस्कल पॉलिसी, ये आता है जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है, जो भी गवर्नमेंट रेवेन्यू करता है, उसको किस तरह से मैनेज करना है, ये आता है फिस्कल पॉलिसी में। तो ये दो मेन टूल्स होते हैं किसी भी कंट्री को प्राइस स्टेबिलिटी के लिए। अब यहाँ पे बोला है फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। देखिए डेफिसिट होती है कमी, जब भी किसी कोई ऐसी कंट्री जिसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा और उसका जो रेवेन्यू होगा वो कम होगा, यानी एक्सपेंडिचर जब ग्रेटर देन होगा रेवेन्यू, हम बोलेंगे उस कंट्री की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो क्या है, वो फिस्कल डेफिसिट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो इसका हो जाएगा बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, यानी जो जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे बजटेड और जो बजटेड रिसिप्ट्स होंगे, जब हम उनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बैंक रेट इज़ डिसाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज। जो बैंक रेट होते हैं इनमें से कौन सी एजेंसी उसको डिसाइड करता है। अभी मैंने आपको बोला जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी के रिलेटेड रेट्स है, जैसे एसएलआर मैंने आपको बोला स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसी तरह मैंने आपको बोला सीआरआर, इसी तरह से हो गया बैंक रेट। ये सारे के सारे जो रेट्स है ये डिसाइड कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक रेट कौन डिसाइड करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये बनी थी 12 अप्रैल 1992 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत, और ये फंक्शनिंग इसने स्टार्ट की थी 1 अप्रैल 1935 से। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का भी जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में ही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना था 1921 में एज इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर 1955 में इसको नेशनलाइज किया गया और इसका नाम बदल के रख दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरह से जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है इसके अंडर 6 डिपार्टमेंट्स आते हैं। मेजर जो डिपार्टमेंट्स है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर वो 6 डिपार्टमेंट्स है। कौन कौन से है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, इसके अलावा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है। डिपार्टमेंट आप मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो आप खुद अपने नोट्स में ऐड ऑन कर देना कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके अंडर मेजरली 6 डिपार्टमेंट्स आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, और 2 आते हैं, एक आता है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, और आता है एक और जो है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। तो ये 6 मेन डिपार्टमेंट्स आते हैं किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। और आज जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो कौन है, वो निर्मला सीतारमन। इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगे। तो यहाँ पे दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, चौथा है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, पांचवा है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, और छठा है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, डैश इज़ द रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लैंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। वो कौन सा रेट है जिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पैसा देता है किसको, कमर्शियल बैंक्स को। क्या वो लैंडिंग इंटरेस्ट रेट है, क्या वो सीआरआर है, क्या वो रेपो रेट है, क्या वो रिजर्व रेपो रेट है। देखिए सबसे पहले हम इनको सीआरआर तो अभी हमने पढ़ा, ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि इस पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो पैसा नहीं देता है कमर्शियल बैंक्स को, बल्कि ये वो पैसा होता है जो कमर्शियल बैंक किसके पास रखती है, आरबीआई के पास। रेपो रेट इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं।
ठीक है, अभी करेंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो रेपो रेट हो जाएगा। रेपो रेट क्या होता है? ये होता है रेट जिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है लोन किसको? कमर्शियल बैंक्स को। और ये जो रेपो रेट होता है वो होता है शॉर्ट टर्म के लिए। जब शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं किससे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो ये कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, उसी इंटरेस्ट रेट को क्या बोलते हैं हम? रेपो रेट। इसका उल्टा होता है रिजर्व रेपो रेट। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक से लोन लेगा, उस रेट, जिस रेट पे उनको इंटरेस्ट चढ़ेगा, उस रेट को हम बोलते हैं रिजर्व रेपो रेट। और अगर प्रेजेंट की बात करें, जो रेपो रेट है वो है 6.5% और अगर रिजर्व रेपो रेट है वो है 3.35%। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट विच कैन बी रिमिटेड थ्रू रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। हमें पता है कि जो आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस चलती है, तो उसको हम कभी जब भी पेमेंट करते हैं किसी भी इंसान को विद इन बैंक या आउटसाइड बैंक, यानी मतलब एक ही बैंक में या दूसरे बैंक में हम जब ट्रांसफ़र करते हैं पैसे, तो हमें बहुत से सिस्टम्स होते हैं जिनके थ्रू हम उस पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे NEFT है, इसके अलावा RTGS है और इसके अलावा IMPS है। ठीक है, इन मेन ये 3 चीज़ें हैं जहाँ से हम किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, NEFT क्या हो गया? ये हो गया नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। दूसरा है रियल टाइम ग्रॉस शेयरिंग और तीसरा है जो हम मोबाइल वगैरह में भी यूज़ करते हैं, जब आप ट्रांसफ़र करते हो किसी को पैसा, वो होता है इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस। ये 3 मेन इंपॉर्टेंट जो इंडिया में चलते हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है? अगर तीनों का एक ही काम है कि जब हम किसी भी इंसान को पेमेंट करते हैं, किसी भी इंसान के साथ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो हम इन 3 डिवाइसेस का, इन 3 टूल्स का यूज़ करते हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है? जो सबसे पहले है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, इसमें हम मिनिमम 1 रुपया ट्रांसफ़र कर सकते हैं और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। यानी जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र है, इसमें हम 1 रुपये से लेकर मैक्सिमम जितनी मर्ज़ी उतना हम इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है और मिनिमम 1 रुपये से हम इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जो रियल टाइम ग्रॉस शेयरिंग है, इसमें हम मिनिमम 2 लाख, मतलब हमें अगर ट्रांसफ़र करना होगा तो हम मिनिमम कितना इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं? 2 लाख, और मैक्सिमम इसका भी कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम हम जितना भी कर सकते हैं। इसी तरह से जो IMPS है, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस, इसमें हम 1 रुपीज़ कम से कम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और मैक्सिमम 5 लाख। तो यहाँ पे हमें पूछा है जो रियल टाइम ग्रॉस शेयरिंग है उसमें मिनिमम कितने जो अमाउंट है वो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 लाख। आपने यहाँ पे देखा कि 2 लाख से नो लिमिट तक हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं अंडर रियल टाइम ग्रॉस शेयरिंग, ग्रॉस सेटलमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 लाख। कहाँ पे है? ये रहा 2 लाख। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही है कि रियल टाइम ग्रॉस शेयरिंग क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र क्या है, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विसेज क्या है। अगर आ रहा है समझ तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है यहाँ पे, द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ द RBI मॉनेटरी पॉलिसी इज़ टू मेंटेन। जो प्राइमरी पर्पज़ है RBI मॉनेटरी पॉलिसी का वो क्या है? मैंने अभी आपको बोला जो RBI मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जिसको RBI हैंडल करता है, उसका जो मेन पर्पज़ होता है वो होता है प्राइस को स्टेबल करना, ना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जानी प्राइस, ना ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाए प्राइस। इसी को इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए या डिफ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए हमें RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है। किसको? प्राइस स्टेबिलिटी को। तो इसका क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा प्राइस स्टेबिलिटी। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है, बैंकिंग सिस्टम जो इंडिया में है, फाइनेंशियल सिस्टम जो इंडिया में है, उसको रेगुलेट करता है, इसका प्रेजेंटली गवर्नर कौन है? यहाँ पे 2021 की जगह आप 2023 लिख सकते हो, क्योंकि मैं 2023 का ही डाटा आपको बोलूँगा। क्या इसका गवर्नर डॉक्टर शशंकर आंडे है, क्या शशंकर दास है, क्या आशिमा गोयल है, या नन ऑफ द अबो है? तो यहाँ पे नन ऑफ द अबो की जगह आप एक ऑप्शन खुद से ही डाल देना, वो है शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास। तो आज जो करंट में गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2023 फेब में
28 फेब को या 1 मार्च को जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज जो गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो है शक्तिकांत दास। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास, या अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो नन ऑफ द अबो, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन देनी इसलिए मैंने नन ऑफ द अबो की जगह ऑप्शन रख दिया शक्तिकांत दास। तो आप शक्तिकांत दास को ही टिक करोगे। देखिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 5 में से जो एक होता है वो होता है गवर्नर जो कि है शक्तिकांत दास। इसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। और वो 4 डिप्टी गवर्नर्स कौन कौन से हैं? 1, 2, 3 एंड 4। पहला महेश कुमार जैन, इसी तरह से हैं डॉक्टर MD पात्रा, M राजेश्वर राव, और जो चौथा डिप्टी गवर्नर है वो है T रविशंकर। तो ये 4 डिप्टी गवर्नर है और प्लस एक गवर्नर है जो कि है डॉक्टर शक्तिकांत दास। तो ये 5 गवर्नर्स है प्रेजेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर्स। तो ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रिलेटेड भी, इसको हमने वहाँ से भी कनेक्ट कर दिया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग SLR। अभी हमने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो डिस्कस किया कि ये वो अमाउंट है, NDTL का वो परसेंट है जो बैंक हमेशा अपने पास रखता है, कमर्शियल बैंक। तो इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है? इट इज़ मेंटेन्ड बाय ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बिल्कुल, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो मेंटेन करते हैं SLR, ये बिल्कुल राइट है। इट इज़ टू बी मेंटेन्ड एज लिक्विड एसेट। क्या इनको लिक्विड एसेट में मेंटेन किया जाता है? बिल्कुल, मैंने आपको बोला था कि इनको लिक्विड एसेट में भी मेंटेन किया जा सकता है। दीज नीड टू बी केप्ट इन नॉन कैश फॉर्म। इनको हम नॉन कैश फॉर्म में रखते हैं, ये भी बिल्कुल राइट है, क्योंकि CRR है उसको हम कैश फॉर्म में रखते हैं और इसको हम नॉन कैश फॉर्म में रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ CRR एंड SLR इज़ टू एंश्योर। अब तो आप अच्छे से कर पाओगे क्योंकि स्टार्टिंग से ही हम CRR SLR चिल्ला के बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव है CRR एंड SLR के वो क्या है? लिक्विडिटी पोजीशन। लिक्विडिटी पोजीशन आप बैंक को मेंटेन करना ही मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो किसका होता है? CRR और SLR का। CRR और SLR के अलावा जो और भी जितने भी जैसे रेपो रेट है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें प्राइस को स्टेबल करते हैं, लेकिन जो CRR और SLR होता है ये हमेशा लिक्विडिटी आप बैंक को इंश्योर करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A, यानी ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इफ़ RBI रिड्यूसेस द CRR व्हाट विल हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशन। देखिए क्या होता है, बोलता है अगर RBI रिड्यूस कर देगा CRR को अगर RBI रिड्यूस कर देगा तो क्या होगा? आप खुद सोचिए, क्या जो कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा? बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर CRR को RBI ने कम कर दिया कुछ न कुछ तो इम्पैक्ट होगा ही। जो क्रेडिट क्रिएशन होगा मतलब क्या वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा? इट विल डिक्रीज़, इट विल इंक्रीज़, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव भी नहीं आएगा, या तो डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा। देखिए अब अगर CRR कम हुआ तो बैंकों के पास पैसा क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्रेडिट ज़्यादा दे पाएंगे या कम दे पाएंगे? क्रेडिट भी वो क्या दे पाएंगे? ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज़। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इट विल डिक्रीज़, क्योंकि CRR कम हुआ, बैंकों के पास ज़्यादा पैसा आया, उन्होंने आगे ज़्यादा क्रेडिट दिया। तो क्रेडिट क्रिएशन कब होगा? जब CRR कम होगा। ज़्यादा होता तो बैंकों के पास पैसा कम होता तो क्रेडिट क्रिएशन भी कम होता। अगला क्वेश्चन, आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, नहीं इसके बाद एक और क्वेश्चन है, फिर हम वाइंड अप करेंगे इस आज के सेशन को। अराउंड आधे घंटे का सेशन हो गया, तो इतनी ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे उम्मीद है कि आप पसंद करोगे इस सेशन को और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दोगे। द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ RBI मॉनेटरी पॉलिसी इज़ टू मेंटेन, मैंने आपको पहले ही बोला था, जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी है वो प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है, यानी प्राइस स्टेबल करना उसका मेन पर्पज़ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइस स्टेबिलिटी। लेकिन अगर आपको SLR और CRR का ही पर्टिकुलरली पूछ लिया जाए तब आप बोलोगे लिक्विडिटी को इंश्योर करने के लिए, फाइनेंशियल लिक्विडिटी, मॉनेटरी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए SLR और CRR को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए भी ये ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा लिक्विडिटी के लिए भी ये ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन,
ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम यहाँ पे सेशन को कंप्लीट करेंगे, एंड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी यूज्ड बाय आरबीआई। देखिए हमने एसएलआर के बारे में बात की, एमएसएस और कॉरिडोर के बारे में हमने बात नहीं की, लेकिन ये भी मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स ही है। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए, एसएलआर, एमएसएस और कॉरिडोर ये तीनों जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है आरबीआई के, जिनसे ये प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं, प्राइस को स्टेबल करते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3। जो कल का सेशन नंबर 2 होगा उसमें मैं इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा और मैं कंप्लीट डिस्कस करूँगा एसएलआर, एमएसएस और कॉरिडोर को, क्योंकि 30 मिनट से ज़्यादा अगर सेशन हो गया तो वो कट हो जाएगा। इसी वजह से मैं मजबूरन इसको यहाँ पे ही कंक्लूड करूँगा। तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।